All right, guys. Chalo, let's start off Unit 6, topic number 3, which is the last topic. So, learning objectives for today: importance of globalization, reasons for the importance and growth of multinational companies, and the impact of exchange rate changes. ठीक है, ये तीन मेजर टॉपिक्स होंगे जो आज हमने डिस्कस करने हैं. Starting off with globalization. It is a term used to describe the increase in worldwide trade and movement of people and capital between countries. So globalization may, as you must have heard about this, कि global village, world is a global village now. यानी the connection all around the world is very easy. ठीक है, इसी तरह अगर हम business की terms में बात करते हैं तो globalization has made it possible कि आप एक country से दूसरे country easily बाय एंड सेल कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, दैट्स ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे ट्रेड हो रही होगी बियॉन्ड इंटरनेशनल बॉर्डर्स. वालेकुम अस्सलाम वानिया एंड गुलमेरी, वेलकम. All right, causes of globalization: improved communications. So the development of communication technologies. आपके पास क्या चीज़ आ गई है? इंटरनेट है, ईमेल है, मोबाइल फोन है, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से इट हैज़ अलाउड कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज बनाइए and you can trade or you can do business in other countries as well. ठीक है, so for instance, development of satellite TV channels such as Sky and CNN have also provided worldwide marketing avenues. See, if you have, obviously everyone must have television at home, उसमें आपके पास जो channels आते हैं, they are not only Pakistani channels, right? उसमें British भी होंगे, American भी होंगे, depending on what your connection is. So that has allowed improved communication, has allowed globalization to take place. Then what's the other reason? Improved transport. Transport systems आपके बहुत अच्छे हो गए. Development of refrigerated and container transport. इससे आप edible items, यानी जो खाने पीने के items हैं, आप उसको भी transport कर सकते हैं. Bulk shipping and improved air transport. Air transport has basically minimized the time जिसकी, अब आप देखो एक कोने से दूसरे कोने भी जा सकते हैं within a few hours, right? So ये जो आपकी improved transport हुई है, this has assisted globalization in a very special way. ठीक है जी, तो आपके goods भी इसी तरह एक कंट्री से दूसरे कंट्री. हाउ डू यू थिंक ये वैक्सीन आ रही हैं पाकिस्तान एंड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम रशिया, फ्रॉम यूएस, ठीक है, थ्रू योर इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी जिसे हम एयर फ्रेट भी कह सकते हैं, सी फ्रेट भी कह सकते हैं. देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. सम कंपनीज जो होती हैं दे प्रमोट फ्री ट्रेड. व्हाट इज फ्री ट्रेड? जिस पे आपके टैक्सेस नहीं लगते. तो देखो जितने टैक्स, व्हाई डू यू थिंक ये इंपोर्ट्स आपके महंगे हो जाते हैं? बिकॉज इस पे टैक्सेस लगे होते हैं. फ्री ट्रेड मीन्स कि जो इंपोर्ट आप करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता. सो एक तो आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है एंड दूसरा एट अ गुड प्राइस. ठीक है, बट वो सर्टेन कंट्रीज आपस में करते हैं. फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ये सारे आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हुई इन्होंने. ठीक है, सो देयर आर नो टैक्सेस बिटवीन दीज कंट्रीज. अगर वो आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं उस पर टैक्स नहीं है. ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एंड द IMF आल्सो प्रमोट फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड से होता क्या है कि आपके गुड्स किसी और कंट्री जा सकते हैं एट अ कंपेटिटिव प्राइस. सो येस, यू कैन सेल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. एंड देन ग्लोबल बैंकिंग. वन ऑफ द मेजर रीजन जो पहले नहीं हो पाती थी कि यार हाउ डू यू एक्सचेंज मनी. चलो गुड तो आ जाता है, राइट, बट व्हाट अबाउट एक्सचेंज ऑफ मनी? अब आपके पास ग्लोबल बैंकिंग आ गई है. फॉर इंस्टेंस, बैंकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ मनी. अब आपके पास इंस्टीट्यूट्स कितने ज़्यादा आ गए हैं. फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूनियन. ठीक है, वन ऑफ द एग्जांपल्स जिसमें बेसिकली होता क्या है कि आप यहाँ से पैसे भिजवाएं किसी भी आउटसाइड कंट्री. ना इवन बैंक्स आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी कि आप यहाँ से पैसे किसी भी बाहर की कंट्री भिजवा दें ब्रॉड, या बाहर से आपको यहाँ रिसीव हो जाते हैं. ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग जिसे आप कहते हैं. All right, marketing mix was our chapter number 3. So please make sure the new students, especially आप लोग लाजमी ये काम कर लीजिए. सैफ तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा. ठीक है, we'll touch this once our course is also done. कर लेंगे इसको भी. All right, it's not necessary, true. अच्छा जी, ग्रोथ ऑफ MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं जिनका हेडक्वार्टर एग्जिस्ट इन वन प्लेस, वन कंट्री, बट दे आर ऑपरेटिंग इन अदर कंट्रीज. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, नाइकी, मैकडॉनल्ड्स एंड मेनी मोर. इनका हेडक्वार्टर एक कंट्री में होता है बट दे आर स्टिल ऑपरेटिंग इन अदर कंट्रीज. तो ये होती है मल्टीनेशनल. मल्टीनेशनल्स जब आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ठीक है जी, व्हाट एल्स दे कैन डू, दे कैन ब्रिंग देयर प्रोडक्ट्स इन योर कंट्री एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीनेशनल्स जितनी ज़्यादा हो, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. ठीक है, so that has increased globalization as well. So these are some of the causes of globalization. ठीक है, अब what's the impact of globalization, यानी as a consequence होता क्या है? Monopoly power of multinationals. Why? Because multinationals जो होती हैं they are big companies, they are
अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी वो एक तो अच्छा प्रोडक्ट भी दे सकती हैं एंड एट लोअर प्राइस। सो आपका जो डोमेस्टिक, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट एक्चुअली, आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट होती है दैट माइट सफर एज अ रिजल्ट बिकॉज दे कैन नॉट कम्पीट with the prices or maybe with the quality of the imported goods. Structural unemployment from shifting sectors. For instance, multinational decides to shift away. ठीक है जी, वहां पे फिर देखो मल्टीनेशनल होती है बहुत बड़ी कंपनीज, ठीक है, वहां पे अगर आपकी कोई कंपनी शिफ्ट कर जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो लोकल अवाम आपकी एम्प्लॉयड थी दैट इज बेसिकली अनएम्प्लॉयड नाउ, सो दैट कॉजेज अ ग्रेट अनएम्प्लॉयमेंट। टैक्स अवॉइडेंस, व्हाई? बिकॉज देखो स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जिनको चाहिए बिजनेसेस, इंटरनेशनल बिजनेसेस, basically they have to agree, या they have to be very lenient with the other companies जो outside countries की होती हैं, ठीक है, फॉरेन कंपनीज, क्योंकि दे वांट देम टू स्टे इन पाकिस्तान, तो हो सकता है उनको टैक्स पे भी रिलीफ दे दे सारा कुछ। इंक्रीज कैपिटल एंड लेबर मोबिलिटी, आपके कैपिटल, मशीनरी वगैरह एंड लेबर इज मोर मोबाइल, मीनिंग वो ज़्यादा इजीली मूव कर सकता है, ठीक है, बिटवीन वन कंपनी टू अनदर कंपनी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज मैसिव स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है, मैसिव स्केल पे बिजनेस हो रहा है, इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बहुत आपकी लो हो जाएगी, which is also known as economies of scale. Greater competition, more competition. Obviously, if we allow more companies to settle in Pakistan, that will have an impact of greater competition. ठीक है, between international companies as well as your domestic and international companies, and obviously greater choice of goods for what? For whom? For the consumers, ठीक है जी, and for the businesses as well. तो ये जो मेट्रो कैश एंड कैरी है दैट्स बेसिकली जर्मन, ठीक है, यहाँ पे आपको होलसेल रेट मिल जाते हैं। तो आप अगर कभी देखना इफ इट्स प्रेजेंट इन योर सिटी, तो वहाँ पे रिटेलर्स भी आए हुए होते हैं, वो ज़्यादा सा सामान ले रहे होते हैं बिकॉज इनके पास एक तो चॉइस भी ज़्यादा है, ऊपर से प्राइस भी कम है। So these are some of the positive and negative impacts of globalization. All right, guys. Acha. All right. What does this depict, वैसे? Just before we move on. Anyone? और कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स भी, हाँ चलो दैट्स वेरी स्पेसिफिक, या फिर आप कह सकते हैं प्रोटेक्शनिज्म, जिसे हम कहते हैं बिजनेस में प्रोटेक्शनिज्म, यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर ओन इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म रेफर्स टू व्हेन गवर्नमेंट्स प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। रिमेंबर अभी हमने कहा था जी आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थोड़ा सा डेंजर हो सकता है फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। तो इफ अ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय यूजिंग व्हाट मेथड्स, अभी हम देखते हैं, ठीक है, वहां पे हम कहते हैं दिस इज प्रोटेक्शनिज्म, right? And what do we use these trade barriers, इनको कहते हैं trade barriers, यानी जो free trade ना हो, opposite हो जाए, tariffs, we'll discuss each in detail in the next slide, quota and embargoes। अभी के लिए tariffs को कहते हैं taxes, ठीक है जी, आप taxes लगा के imports को महंगा कर देते हैं so that आपके local goods सस्ते हों, people try to buy those। quota means there is a limit on how much you can import and embargo is complete ban, ठीक है, कोई भी import नहीं होगा। So let's discuss these tariffs। अच्छा जी, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, रेज द प्राइसेस, इफेक्ट क्या होता है इसका, जब आप टैक्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल रेज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। हु डज इट बेनिफिट? अच्छा, सप्लायर बेनिफिट करेगा या फिर जो बायर है उसको बेनिफिट होगा? यहाँ पे किसको बेनिफिट होगा? सप्लायर को बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी तो प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कंज्यूमर को थोड़ा नुकसान होगा, ठीक है। एंड हु कलेक्ट्स द मनी? ये जो टैरिफ होता है दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती हैं आपकी, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट? इफ वी आर इंपोर्टिंग और पाकिस्तान इस पे टैक्स टैरिफ लगाता है तो पाकिस्तान इज अर्निंग, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। देन कोटास क्या होते हैं? लिमिट द अमाउंट दैट कैन बी इंपोर्टेड, एक लिमिट होती है कि 100 यूनिट्स और मे बी इतने वर्थ के गुड्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। क्रिएट शॉर्टेजेस, अब शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्टेज से होता क्या है? शॉर्टेज से प्राइस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। रिमेंबर जब आपके पास डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, इसको कहते हैं शॉर्टेज, ठीक है जी। शॉर्टेज जब होती है तो प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं। सो डोमेस्टिक सप्लायर्स, अच्छा नाउ क्योंकि अगेन प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं तो कंज्यूमर हैज़ टू बेयर द इंक्रीज इन प्राइस, सप्लायर को फ़ायदा हो जाता है, बट देर इज़ नो मनी कलेक्टेड क्योंकि कोई टैक्स नहीं लग रहा बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड एम्बार्गोज होता है जी कंप्लीट बैन, कि एक भी आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समटाइम्स पाकिस्तान और इंडिया में एम्बार्गो लग जाता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना रहे, पॉलिटिकली हालात ख़राब हो जाएं, तो कहते हैं वी आर नॉट गोइंग टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टू इंडिया और लाइकवाइज इन पाकिस्तान। So bars imports from other nations or exports to other nations, yani complete ban, and no one
बेनिफिट कोई भी नहीं करता, क्योंकि ना कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही होती। यूजली मेंट टू हर्ट नेशंस इकोनॉमी टू फोर्स देम टू टेक एन एक्शन, ठीक है जी। या अगर आपने सैंक्शंस लगाने किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगाने, स्पेशली इसी के ईरान या एशियन कंट्रीज पे ज़्यादा सैंक्शंस लग रहे होते हैं, तो उस पे यही होता है कि दे आर ट्राइंग टू आइसोलेट द कंट्री, ठीक है। ये तो उसको बेसिकली वन वे ऑफ कन्विंसिंग द कंट्री और maybe persuading the country to do whatever the यूनाइटेड नेशंस और व्हाटएवर यूएस वांट्स, यूएस ही होता है, ठीक है। नो मनी कलेक्टेड अगेन, क्योंकि कंप्लीट बैन है, ठीक है। तो ये 3 ट्रेड बैरियर्स है जिसकी वजह से या जिसकी कॉस्ट से आप अपना प्रोटेक्शनिज्म कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रेड बैरियर्स। All right. Then the last topic is multinational company. Multinational company is also known as a company with headquarter in one country. Now that's the formal definition of it. ठीक है, इसका headquarter किसी एक country में होगा, but इसकी branches या operations are spread in many countries or in more than one country. ठीक है. So why firms become multinational enterprise? First of all, international diversification. We all know what diversification is. जब आप अपना रिस्क स्प्रेड कर रहे होते हैं, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे होते हैं, जस्ट टू एंटर अ न्यू मार्केट। सो डाइवर्सिफाई देमसेल्व्स अगेंस्ट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द डोमेस्टिक बिजनेस साइकिल। वो कहते हैं यार यहाँ पे हो सकता है इफ आर मार्केट गोज डाउन तो वी स्टिल हैव अनदर इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। So they are trying to diversify the risk by spreading into more than one country. ग्लोबलाइजेशन, अगेन वी डिस्कस्ड कि जो मल्टीनेशनल्स की फॉर्मेशन है दैट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अगेन ग्लोबलाइजेशन अचीव करने के लिए, क्योंकि मार्केट ग्रोइंग है आपकी, ठीक है, एंड नाउ इट्स वेरी इजी टू ऑर्डर इवन फॉर अस। अगर आप अली एक्सप्रेस को देखते हैं या इवन दराज पे समटाइम्स इंटरनेशनल सेलर्स भी होते हैं, ठीक है, वहाँ से इट्स वेरी इजी। येस इट माइट टेक सम टाइम, 1 महीना लग जाएगा प्रोडक्ट्स को आने में, but that is possible. And protect home market share. For example, response to increased foreign competition and a desire to protect the home market share by using a follow the competitor strategy. तो आप सिंपली क्या कर रहे होते हैं, अगर आपके कंट्री में कोई ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं तो आपकी कंट्री वाले भी कंपनीज जो होती हैं दे ट्राइंग टू गो इनटू द इंटरनेशनल मार्केट, उनकी कंट्रीज में जा रही होती हैं, सो दैट इट्स सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस आउट सिचुएशन। सिर्फ आपको नुकसान हो, उनको भी, मतलब दोनों को फायदा हो, राइट। देन रिड्यूस कॉस्ट। इफ यू इंक्रीज योर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, विच मीन्स व्हाट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेते हैं। दैट्स वन रीजन। अवॉइड टैरिफ बैरियर्स। अब देखो, अगर आप पाकिस्तान की कंपनी है कोई, लेट से, ठीक है, और वो सिर्फ पाकिस्तान में ही ऑपरेट करती है, बट इट्स ओनली एक्सपोर्टिंग द गुड्स टू अदर कंट्रीज। इस केस में इट्स नॉट अ मल्टीनेशनल कंपनी, वो एक्सपोर्ट करी है, बट उस पे उसके गुड्स को टैक्सेस लगेंगे और वो गुड्स महंगे हो जाएंगे एंड लेस competitive. So what will this company do? They will shift, यानी they will open another branch in another country, यानी अब जो भी गुड्स प्रोडक्शन हो रहे हैं वो बेसिकली उसी कंट्री के कहला रहे होंगे, ठीक है जी। सो वहाँ पे उनके गुड्स को टैरिफ नहीं लग रहा होगा, यानी दे आर मोर competitive in that market then. And then foreign development index, इसका क्या मतलब होता है जी, यू आर अर्निंग व्हाट, यू आर अर्निंग बेसिकली अ सोर्स ऑफ इनकम। लास्ट रीजन इज टू टेक द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, यानी आप फॉर एग्जांपल देखो, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरह की कंट्रीज में व्हाट डज नाइकी या एडिडास डू या रीबॉक, ठीक है, अगर ये फैक्ट्रीज लगाते हैं तो दे आर डूइंग इट बिकॉज वी हैव चीपर लेबर अवेलेबल। या अगर वो चाइना में फैक्ट्री लगाते हैं, व्हाट्स द रीजन, कि उनको चीपर पड़ता है, ठीक है, लेबर चीप है। इसी तरह अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं जहाँ पे कैपिटल अच्छा है, ठीक है, यानी मशीनरी प्रोडक्शन की अच्छी है, स्पेशली चाइना, तो फिर दैट्स द रीजन कि व्हाई मेनी बिजनेसेस शिफ्ट टुवर्ड्स दीज कंट्रीज। ऑलराइट, so these are some of the reasons, हमने 6 डिस्कस किए। now we'll discuss advantages or and drawbacks या merits और demerits of MNCs to home country। दो चीजें आती हैं, सबसे पहले आप ये सीख लें कि होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स FDI, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ MNCs टू होस्ट कंट्री। अच्छा, होस्ट कंट्री कौन सा होगा एंड होम कंट्री कौन सा होगा? देखो, होम कंट्री वो होगा, कौन सा होगा होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। होम कंट्री जहाँ की वो MNC है बेसिकली, जहाँ पे हेड क्वार्टर्ड है, और होस्ट कंट्री वो होगा, फॉर एग्जांपल वी टॉक्ड अबाउट मेट्रो, ठीक है जी, मेट्रो का होम कंट्री जर्मनी है, होस्ट कंट्री पाकिस्तान है। सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जहाँ भी हो जाएगी। इनेबल्स मेंटेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि देखो
ऑल्दो कंपनी वो कहीं भी ऑपरेट कर सकती है, होम कंट्री को ही सारा बेनिफिट जा रहा होगा। होम कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेनिफिट्स फ्रॉम द इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन अर्निंग। सो सी जो भी अर्निंग होगी वो उस कंपनी के हेडक्वार्टर जा रही होगी, विच मीन्स के आपकी जो होम कंट्री की एडवांटेज है दैट इज मोर इन दिस केस। MNCs learns valuable skills from its exposure to foreign markets, फिर वो ट्रांसफर बैक कर सकते टू देयर कंट्री। इफ दे लर्न समथिंग स्पेशल इन चाइना कि अच्छा यार ये इस तरीके से कॉस्ट कटिंग हो सकती है, दे कैन ऑलवेज टेक इट बैक टू देयर होम कंट्री, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। देन ड्रॉबैक्स हैं कॉजेज एन इक्विलिब्रियम इन डिसइक्विलिब्रियम, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट एट होम बट ट्रांसफर द कैपिटल। अच्छा देखो, जब आपने शिफ्ट करना होता है ना एमएनसी ने या किसी और कंट्री में ओपन अप करना है, आपने अपने रिसोर्सेज भी लेके जाने थे। समटाइम्स यू हैव टू मूव योर कैपिटल, कैपिटल मींस मशीनरी, यानी इन अदर वर्ड्स आपके कंट्री को जो स्पेशलिटी थी आप कहीं और भी लेके जा रहे हैं। सो दैट्स अ लॉस फॉर द होम कंट्री। In drive to earn more in host country neglects home country's industrial development. Now, what was the Trump's basically talk जब ट्रम्प इलेक्शन लड़ता था, क्या कहता था यार कि हमें इन कंपनीज जॉब्स को वापस यूएस लेकर आना है। दैट्स द एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। आप क्या करते हैं, यू आर टू बिजी फोकसिंग ऑन लोअर कॉस्ट कि आपने चाइना में सारी कंपनीज सेटअप कर दी हैं। तो व्हाट वाज हिज पॉइंट कि यार हमने चाइना नहीं वापस लेकर आना है इसको, ठीक है जी। सो यू माइट बी निगलेक्टिंग योर होम कंट्री, वहाँ पे आपकी शायद हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट भी फिर ज़्यादा हो जाए। High labor of the foreign market or foreign country resulting loss of employment at home. Again, same point, possibility of losing competitive advantage. Why? Because many companies are doing that. ठीक है। But what about the host country? अगर कोई MNC पाकिस्तान में आके काम करती है तो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? This is what it means, ठीक है। Obviously, first of all, generates employment, living standards improve होंगे, लोगों की incomes increase होंगी, access to research and development. Now, Pakistan will benefit from the research and development, okay, which can be used in other companies as well. Taxes for this for the government of Pakistan, foreign exchange. अच्छा देखो, now see what happens. यहाँ पे अगर MNC प्रोड्यूस करती है कोई गुड, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पाकिस्तान गुड। और इफ वी एक्सपोर्ट दैट, इफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ MNC, तो दैट विल बी काउंटेड एज पाकिस्तान का एक्सपोर्ट। तो दैट्स द बेनिफिट टू पाकिस्तान। इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ती है, ऑब्वियसली वन कंपनी कम्स हेयर तो आप कंट्रीज की बिटवीन आपकी एग्रीमेंट ज़्यादा होती है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एंड ब्रिंग्स मच नीडेड इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री। नाउ व्हाई इज any country so fond or so keen on getting international investment? क्योंकि वहाँ से it drives your economy basically, ठीक है। employment भी generate हो रही है, incomes भी generate हो रही है and so on and so forth. However, drawbacks, transfer technology which is outdated. तो usually what happens is वो latest technology कभी भी हमारी country नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। वो they will keep it in their country, home country में। they will never want कि यार पाकिस्तान भी इतना एडवांस हो जाए कि हमारी ही प्रोडक्शन टेक्निक्स को अप्लाई कर रहा हो। डू नॉट ऑपरेट विद इन द नेशनल ऑटोनॉमी। अच्छा ये कब होगा? जब आपकी कंट्री बेसिकली नेगोशिएटिंग पावर अगर आपकी गवर्नमेंट की कम है। फॉर इंस्टेंस जी पाकिस्तान के अब तो हालात बेहतर हैं, बट मे बी डेकेड अगो वहाँ पे मसला था सिक्योरिटी का भी, पॉलिटिकल भी। सो कंपनी जो होती हैं दे कैन प्ले ऑन देयर ओन रूल्स कि यार हम अब आएंगे जब आप हमें टैक्स नहीं लोगे या हमसे बिजली सस्ती, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दे माइट हैव अ हायर नेगोशिएटिंग पावर। किल द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय मोनोपोलाइजिंग, दैट्स वन ड्रॉबैक। अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं की डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो फिर आप आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो सकते हैं। एंड देन आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर सकते हैं बाय स्टार्टिंग अप वेरी बिग बिजनेस। इम्पोज देयर कल्चर ऑन होस्ट कंट्रीज, अगेन सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अपने लेकर आएंगे। इफ यू हैव हायर बार्गेनिंग पावर, इग्नोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग ऑफ प्रॉफिट्स एट एनी कॉस्ट। यू आर रिस्पॉन्स, अच्छा देखो आप पाकिस्तान में क्यों आए या चाइना में क्यों गए? ताकि आप कॉस्ट को कट कर सके। नाउ सी व्हाट हैपेंड विद द एप्पल फर्म, वहाँ पे ओवर टाइम काम करवाया जा रहा था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर हो रही थी। वाई? बिकॉज उनका मोटिव क्या है? इट्स अ प्राइवेट कंपनी, राइट। उनका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। ना दे विल अर्न प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, चाहे उनको ओवरवर्क करवाना काम पड़े या जो मर्जी वो करें, अनएथिकल हो जाए, ठीक है। सो दैट माइट बी द केस। एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द होम कंट्री और होस्ट कंट्री। इनफैक्ट होस्ट कंट्री इनडिस्क्रिमिनेटली, आपके होस्ट कंट्री के रिसोर्सेज ज्यादातर वो ले जा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव मोर मनी, ठीक है जी। तो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ MNCs to the host country. Then the last topic is exchange rate. What is exchange rate? Price of one currency in terms of another. Now we'll do examples of appreciation and depreciation ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जी, पाउंड वन इक्वल्स टू डॉलर 1.5, यानी एक पाउंड के बदले आपको $1.5 मिलेगा। व्हाट्स द रेट ऑफ डॉलर दीज डेज?
यानी $1 इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज, आजकल कितना चल रहा है, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। व्हाट्स द रेट आजकल $1 का, यानी इफ आई आस्क यू व्हाट्स द एक्सचेंज रेट, फिर आपने ये बेसिकली बताना होता है, ठीक है। सो इट्स राउंड अबाउट दैट 159 मार्क, 158, 159, 160 आजकल ये चल रहा है, ठीक है जी। सो या एंड दैट्स वेरी मच, ठीक है, ये होता है एक्सचेंज रेट। अच्छा, नाउ हाउ डू वी नो कि एप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन है? यस, अराउंड 160, ठीक है जी। एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी अकर्स इफ इट्स एक्सचेंज रेट राइजेस। अब देखो इसमें आपने समझना कैसे, एग्जाम्पल है, पहले क्या हो रहा था जी, $1 का एक्सचेंज रेट था, क्या थी, हांगकांग डॉलर, ये ठीक है, 8 हांगकांग डॉलर्स, बट नाउ व्हाट हैपेंड, $1 इक्वल्स टू 9 हांगकांग डॉलर्स। सो क्वेश्चन इज कौन सी करेंसी एप्रिशिएट हुई है, कौन डेप्रिशिएट को छोड़ें, सिर्फ कौन सी करेंसी एप्रिशिएट हुई है अभी इन दिस एग्जांपल? व्हाट डू यू थिंक, व्हिच करेंसी इज दैट, यूएस डॉलर व्हिच इज एप्रिशिएटिंग, और हांगकांग? दोनों डॉलर्स हैं, दोनों डॉलर्स हैं। So just write US or Hong Kong HK with it. All right. So we have US dollar appreciate हो रहा है. US dollar, sure. चलो, how do you read this now? देखो, पहले आप $1 लेने के लिए, एक US डॉलर लेने के लिए 8 हांगकांग डॉलर्स पे करते थे, यानी पहले मैं 8 रुपीज, लेट्स कॉल इट रुपीज, ठीक है, मैं 8 रुपए का $1 पहले लेता था, अब मैं वही डॉलर 9 रुपीज का ले रहा हूँ, इसका मतलब है डॉलर महंगा हो गया, ठीक है, यानी डॉलर हैज एप्रिशिएटेड, दैट्स हाउ यू रीड इट, ठीक है, यू आर करेक्ट, सही है। सो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती कब है, यानी यूएस डॉलर की करेंसी ऊपर कब जाती है, जब उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, जब उसकी सब, नाउ द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर, देखो आपने करना क्या है, अगेन डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है, उसकी उसकी प्राइस भी ज्यादा है, वर्थ भी ज्यादा हो जाएगी, अगर सप्लाई कम है, अगेन उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, एंड विथ डिमांड राइज एंड सप्लाई फॉल्स, दोनों भी हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। अगेन आई विल टेल यू हाउ टू रीड इट। फर्स्ट यू यूज टू गिव 8 रुपीज फॉर $1, ठीक है जी, उसी $1 को खरीदने के लिए आप 8 रुपीज देते थे, बट नाउ व्हाट हैपेंड, आप उसी $1 को खरीदने के लिए नाउ यू आर पेइंग 9 रुपीज, यानी डॉलर महंगा हो गया, ठीक है, दैट्स हाउ यू रीड इट। अब मैं आपको डेप्रिसिएशन के केस बताता हूँ, सो दैट इट बिकम्स लॉट मोर क्लियर। वालेकुम सलाम निम्रा। ऑल राइट, डेप्रिसिएशन कब होगी, जब उसका एक्सचेंज रेट फॉल कर जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाउ सी, यूएस डॉलर इक्वल्स टू हांगकांग $8, पहले ये काम था, बट नाउ सी यूएस डॉलर 1 इक्वल्स टू हांगकांग डॉलर 7। सो इसमें कौन सी डेप्रिशिएट कौन सी हो रही है, विच करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, हांगकांग इज डेप्रिशिएटिंग। ऑल राइट, देखा, यही तो गेम है। देखो अब हो क्या रहा है, पहले देखो आपने हमेशा रीड कैसे करना है, पहले आप $1 को खरीदने के लिए कितने रुपीस दे रहे थे, लेट्स कॉल इट रुपीज, 8 रुपीज दे रहे थे, ठीक है। नाउ आप उसी $1 को खरीदने के लिए 7 रुपए दे रहे हैं, यानी डॉलर हैज गॉन डाउन, ठीक है, यूएस डॉलर गोज डाउन। देखो एंड इट्स अ मस्ट, अगर एक करेंसी एप्रिशिएट करती है तो दूसरी डेप्रिशिएट करेगी, अगर एक डेप्रिशिएट करेगी दूसरी एप्रिशिएट करेगी। इन दिस केस हांगकांग वाली करेंसी ऊपर जा रही है, वाई, ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि हांगकांग डॉलर के साथ 8 लिखा है और अब 7 हो गया, ये कम हो गई है, नहीं। हाउ शुड यू रीड इट, यार $1 खरीदने के लिए पहले मुझे 8 रुपीज देने पड़ते थे, बट नाउ आई हैव टू पे 7 रुपीज, यानी कि डॉलर की वर्थ कम हो गई है, ठीक है, डॉलर डिप्रिशिएट, एंड अपना हांगकांग डॉलर या इसको रुपीज कह लें वो एप्रिशिएट करेगा, ठीक है। पाकिस्तानी करेंसी बीच में थोड़ी सी एप्रिशिएट हुई थी जब आपका डॉलर 144 हो गया था। अच्छा चलो लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी करेंसी। देखो लेट्स से पहले था, लेट्स से $1 था 100 रुपीज का, एक ये भी जमाना था, ठीक है, रुपीज 100 का था, और उसको आज से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है सैफ, ये था 100, नाउ इट्स 160, ठीक है जी। नाउ टेल मी सैफ एंड अदर्स कि भाई हुआ क्या, इसमें डेप्रिशिएट कौन हुआ है और एप्रिशिएट, सो दैट ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। नाउ इट्स 160, which currency has gone up, appreciated, and which currency has gone down? रुपीज रिता कहती है डेप्रिशिएट हुए और ऑल राइट, ठीक है। अब हाउ डू यू रीड इट, वैसे तो लग रहा है ना कि रुपीज 160 ज्यादा हो रहे हैं, नहीं, पहले आप 100 रुपीज का $1 खरीदते थे, अब आप 160 रुपीज का ही वही डॉलर खरीद रहे हैं, यानी डॉलर महंगा हो गया, ठीक है जी। दैट्स व्हाट इट मीन्स व्हेन यू कॉल डॉलर एप्रिशिएटेड। अब देखो जब एक करेंसी एप्रिशिएट करेगी सो इट इज गिवन, इट इज अ मस्ट कि आपकी दूसरी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, राइट।
अब देखो इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन, जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। आपकी करेंसी अगर स्ट्रांग है, नाउ यू हैव टू पे लेस फॉर योर इंपोर्ट्स, तो आपके इंपोर्ट्स चीप हो जाएंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंपोर्ट्स, ठीक है जी। अब आपने कम पैसों में ज्यादा वही क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, ये होगा। व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स आपके महंगे हो जाएंगे। इसका मतलब ये, अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट करती है, नाउ योर करेंसी स्ट्रॉन्गर, तो आपके गुड्स महंगे होंगे इन द मार्केट, विच मीन्स आपके एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। सो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटीरियोरेट्स इन दिस केस, क्योंकि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये है इसका इफेक्ट। एंड देन व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन, अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट कर जाती है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है कि जो गुड्स आप मंगवा रहे हैं, आर दे एक्सपेंसिव, इफ दे आर देन दैट विल कॉज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। बट सिंस आपकी एप्रिसिएशन हो रही है करेंसी, उसकी वजह से इंपोर्ट्स चीपर हो रहे हैं। इसका मतलब है इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लोअर है, क्योंकि जो भी आप इंपोर्ट करें वो सस्ता पड़ रहा है आपको, ठीक है। एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो स्लोज डाउन। वाई? बिकॉज देखो, जब आपकी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स गिर जाएगी, तो फिर इसका मतलब है डिमांड गिर जाएगी, डिमांड गिरेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ विल ऑल्सो स्लो डाउन। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन। वालेकुम सलाम दानियाल, ठीक है। एंड सिमिलरली लाइकवाइज अगर हम देखते हैं डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन इज एग्जैक्ट ऑपोजिट। इंपोर्ट्स आपकी एक्सपेंसिव है, नाउ सी इफ वी हैव टू इंपोर्ट, इफ वी हैव, ये सिर्फ आप यहाँ से देख लें, आपको एप्रिसिएशन भी समझ आ जाएगी। इफ वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम यूएस, ठीक है। अब तो खैर बहुत महंगा हो गया, ठीक है जी। दैट्स द रीजन कि यहाँ मोबाइल फोन इतने ज़्यादा जब आप इंपोर्ट कराते हैं वो बहुत ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। सो एक इंपोर्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव, विच इसका मतलब क्या है कि आपकी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स कम हो जाएगी, राइट। अगर इंपोर्ट्स महंगे हैं तो आप कम इंपोर्ट करोगे, विच विल कॉज व्हाट, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, यानी इंप्रूव होगा आपका, क्योंकि आप इंपोर्ट कम करें। सिमिलरली अगर आपकी करेंसी की डेप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब है आपके एक्सपोर्ट्स भी चीपर हैं। एक्सपोर्ट्स चीप होने का मतलब है कि दे आर मोर कंपेटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट, यानी अब लोग इंटरनेशनल मार्केट में आपकी गुड्स खरीदेंगे, क्योंकि आपकी गुड्स सस्ते हैं, आपकी करेंसी बहुत वीक है। सो आपकी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। इसका मतलब है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ठीक है जी। एक्सपोर्ट्स आर यूजली ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। इसका मतलब होगा कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इंप्रूव हो रहा होगा, ठीक है। आप पैसे ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं, बिकॉज आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। इन द लास्ट केस एप्रिसिएशन में ऑपोजिट था, आपके इंपोर्ट्स चीप हो रहे थे तो आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, यानी उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिट्यूरियोरेट करेगा, कम हो जाएगा आपका। और क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स महंगे थे, एप्रिशिएट कर गई थी करेंसी, इसका मतलब है आपके एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे। इन दैट केस एप्रिसिएशन के केस में आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा थे देन योर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। वी डिनोटेड विद दिस, ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं, बट दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, ठीक है। सो यू नीड टू नो कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। So in summary, again, Saif, an appreciation is good for importers, bad for exporters. Why? Appreciation good for importers क्यों है? क्योंकि जब आपकी करेंसी appreciate करेगी तो आपके लिए import सस्ते हो जाएंगे, you can import more. However, आपके exports महंगे हो जाएंगे, so you can export less. एंड वाइस वर्सा, डेप्रिसिएशन इज गुड फॉर एक्सपोर्टर्स, क्योंकि आपकी गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, बट इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो कम हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। गिवन दैट द गुड्स आर प्राइस इलास्टिक, इलास्टिक का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो विल नॉट रिलेट दिस विद योर एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दैट वुड बी इकोनॉमिक्स एंड देयर यू गो।